नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का शानदार लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ऐसे में चौथे दिन क्या रहा पूरा रोमांच, उसका हाईलाइट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जब चौथे दिन का हाईलाइट बताएं तो उससे पहले हम शुरुआत के बारे में बता देते हैं, जहां पर पहले दिन बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एवं ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक शतक की पारी के दम पर 482 रन बनाए और ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में उत्तरी इंग्लैंड टीम ने भी पहली पारी में 486 रन बना दिए थे और ऑल आउट हो गई थी। और अब पहली पारी के अनुसार भारतीय टीम ने 19 रन की बढ़त बना ली और उसके बाद बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी। जहां तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसमें केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन 55 रनों की पारी खेली। तो वहीं शुभमन गिल भी 27 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। अब भारतीय टीम की इंग्लैंड के ऊपर बढ़त 135 रनों की हो चुकी है। इसके बाद जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो चौथे दिन का पहला ओवर और पारी का 25वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं, तो अंतिम गेंद पर वह भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड आउट करके 27 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। कप्तान का यह विकेट भारतीय टीम की गलत समय पर गया था, क्योंकि दिन की शुरुआत खराब हुई थी। इसके बाद लोकेश राहुल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आते हैं और आते हुए अगले ओवर में क्रिस वॉक्स को टारगेट करते हैं और चौथी गेंद पर एक शानदार बाहरी किनारा लेकर गेंद फील्डर के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। 26 ओवर में टीम 140 रन पहुंच गई थी। एक तरफ के एल राहुल जमकर खेल रहे थे तो ऋषभ पंत का बल्ला भी चलना शुरू हो गया था। ऋषभ पंत ने बेहतरीन 32वें ओवर में क्रिस वॉक्स को टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से जोर से शॉट लगाया। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। फिर 33वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो पंत उनको भी टारगेट करते हैं और तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं, मगर बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। इसी के साथ भारतीय टीम के 150 रन पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा रही थी और गेंदबाज बैकफुट पर नजर आने लगे थे। दूसरी तरफ से जब 38वां ओवर लेकर जोश टंग आते हैं तो लोकेश राहुल उनको एक शानदार प्लेसमेंट करके चौथी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ से गाइड करके चौका लगा देते हैं। 38 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 155 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, अब बेन स्टोक्स पर बड़ा दबाव आ चुका था, क्योंकि भारतीय टीम की यह जोड़ी जमती जा रही थी और बेहतरीन गेंदबाजों के सामने अच्छे शॉट खेल रही थी। जब 41वां ओवर लेकर खुद कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं तो ऋषभ पंत टारगेट करते हैं और 5वीं गेंद पर डिफेंड करना चाह रहे थे। बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री से बाहर चली गई और इसके साथ ही ऋषभ पंत भी अपनी तूफानी पारी खेलकर अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल एक बेहतरीन शतकीय पारी खेलने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर स्वयं बेन स्टोक्स भी परेशान हो गए थे। पारी का जब 45वें ओवर लेकर कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव लगाते हैं और 50 रनों की इन दोनों के बीच में साझेदारी पूरी हो जाती है और शानदार भारतीय टीम भी अपने 170 रन से ज्यादा की बढ़त बना लेती है। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड पर हावी होती जा रही थी और दिन का इसके बाद लंच का समय हो जाता है और भारतीय टीम ने 48 ओवर की समाप्ति पर 174 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। और इसके बाद जब लंच के बाद खेल शुरू होता है तो ऋषभ पंत और लोकेश राहुल अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। शोएब बशीर को लोकेश राहुल फिर 50वें ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 50 ओवर में टीम 177 रन 3 विकेट पर बना चुकी थी।
तो 51 में ओवर लेकर जब जोश टंग आते हैं तो पंत पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए गेंद को भेज दिया जाता है। पारी का 54वां ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। तो फिर 55वें ओवर में जोश टंग को ऋषभ पंत टारगेट करते हुए पहली गेंद पर थर्ड मैन की ओर गाइड करके गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम के 200 रन भी पूरे हो गए। अब ऋषभ पंत 45 रन पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो फिर 57वें ओवर लेकर जोश टंग आते हैं तो ऋषभ पंत तीसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करना चाह रहे थे। बाहरी किनारे लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन से बाहर चौके के लिए चली जाती है और फिर इसी ओवर की अगली गेंद नो हो जाती है, जिसके कारण ऋषभ पंत 3 रन ले लेते हैं और फिर उनका अर्धशतक भी पूरा हो जाता है। ऋषभ पंत का यह अर्धशतक एक ऐसे वक्त पर आया था जब भारतीय टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर चौथी गेंद पर ऋषभ पंत बैक टू बैक अगला एक कड़क शॉट खेलते हैं और जगह बनाकर पॉइंट्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 12 रन के साथ ही टीम 3 विकेट खोकर 52 ओवर में 212 रन बना चुकी थी। अब ऋषभ पंत यहां से और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और जब 58वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो पंत उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर पूरी ताकत से मिड ऑन फील्डर के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और एक आक्रमण करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ऊपर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर से हवा में शॉट खेलते हैं और गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं और टीम ने 58 ओवर में 224 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। अब यहां से ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। 59वें ओवर लेकर जब ब्राइटन कार्स आते तो पंत उनको पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम आगे तूफान मचाना चालू कर चुकी थी। दूसरी तरफ अपने शतक के करीब पहुंच चुके लोकेश राहुल का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पारी में जब 57 ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो लोकेश राहुल की पहली गेंद पर शानदार एक बाउंड्री लगा देते हैं और इंतजार करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब 61वां ओवर लेकर जब ब्राइटन कार्स आते तो लोकेश राहुल पहले ही हल्के हाथों से शॉट खेलते हैं। 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं और इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करते हैं और जश्न मनाते हैं। साथ ही पवेलियन से भी सभी ने तालियां बजाकर उनके शतक का स्वागत किया। और दोस्तों, इसके बाद जब 62वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत तीसरी गेंद पर एक फील्डर के ऊपर से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जोर से शॉट खेलते हैं और उसके साथ ही चौके के लिए गेंद चली जाती है। दोस्तों, फिर की अंतिम गेंद पर शोएब बशीर के सामने लोकेश राहुल एक बेहतरीन ड्राइव शॉट खेलते हैं और गेंद को सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल करते हैं। इसी के साथ भारतीय टीम 250 का आंकड़ा पार कर जाती है। इसके बाद दोस्तों, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब 70वां ओवर लेकर ब्राइटन कार्स आए तो ऋषभ पंत ने उनको टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं पुल शॉट आउट के माध्यम से। अब ऋषभ पंत भी अपने शतक के करीब पहुंचने लगे थे। जब 64वां ओवर लेकर शोएब बशीर आए तो उनको टारगेट किया। बैकफुट से गेंद को कवर की तरफ पंच करके चौका लगा दिया। वह भी 95 रनों पर पहुंच गए थे। आज लोकेश राहुल ने 65वें ओवर में ब्राइटन कार्स को पहली गेंद पर पुल शॉट लगाया और अपना चौका लगा दिया। इसके साथ ही लोकेश राहुल अब शतक बनाकर अगले दोहरा शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। अब ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के बीच में जो साझेदारी थी वह बेहद शानदार आगे बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि यह दोनों मिलकर अपनी टीम को एक बहुत बड़ी बढ़त बनाएंगे और कुछ ऐसा ही करके ऋषभ पंत दिखाना चालू कर चुके थे। 70वें ओवर में शोएब बशीर को एक सिंगल रन लेकर ऋषभ पंत अपना ऐतिहासिक शतक लगा देते हैं और यह इसी टेस्ट में लगातार उनका दूसरा शतक होता है। इसके बाद दोस्तों, पारी का जब 71वां ओवर लेकर जो रूट आते तो ऋषभ पंत उनको खूंखार अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर एक लॉफ्ट करके मिड ऑफ की तरफ चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर जो रूट को एक गगनचुंबी 6 कवर्स की तरफ लगाया जाता है तो ऋषभ पंत का बल्ला यही नहीं रुकता। चौथी गेंद पर फिर एक और बाउंड्री बटोरकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 19 रन के साथ 71 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 295 रन बना चुकी थी
और फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में 200 से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी और ऋषभ पंत फिर 72वें ओवर में शोएब बशीर के सामने गलती कर बैठते हैं और जेक क्रॉली को कैच थमा देते हैं और इस प्रकार ऋषभ पंत 123 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम को 298 पर चौथा बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो 73वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स को टारगेट करके केएल राहुल पहली गेंद पर एक कट शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम की तरफ से बेहतरीन पारी खेलने लगे थे। तो दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी भी 74वें ओवर में शोएब बशीर को आकर अंतिम गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और 74 ओवर में 307 रन टीम 4 विकेट खोकर बना चुकी की थी। अब इसके बाद टी ब्रेक होता है। टीम 75 ओवर में टीम 309 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके बाद जब मैच चालू होता है तो नीतीश रेड्डी और केएल राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपनी टीम को एक बेहतरीन लीड दिलाएं। पारी के 79 ओवर में बेन स्टोक्स आते हैं तो लोकेश राहुल को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ चौका लगा देते हैं। शानदार स्लाइड शॉट उनके द्वारा देखने को मिलता है और इसके साथ ही 79 ओवर में टीम 316 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। एक तरफ लोकेश राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे ना वह बेन स्टोक्स की परेशानियां बढ़ा रहा था और भारतीय टीम एक बेहतरीन लीड बनती जा रही थी। 80 ओवर में जब शोएब बशीर आते तो लोकेश राहुल बैकफुट से जाकर पहली गेंद स्पिनर की तरह चौका लगाते हैं और दोस्तों लोकेश राहुल और नीतीश रेड्डी के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपना शुरू कर चुकी थी। 81वें ओवर में ब्राइडन कार्स को नीतीश रेड्डी शानदार ड्राइव लगाकर तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं तो अब नीतीश रेड्डी कार्स को दूसरी गेंद पर गली फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके एक और चौका लगाया जाता है। आज लग रहा था कि लोकेश और नीतीश रेड्डी मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाएंगे और 84 ओवर के अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल एक शानदार प्लेसमेंट के द्वारा गेंद को अंतिम समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। 84 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 341 रन बना लेती है। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी 45 रनों की पनप चुकी थी मगर 50वें ओवर में कार्स आकर लोकेश राहुल को दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लोकेश राहुल 146 रन की एक शानदार शतकीय और सदी हुई पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इतना बड़ा विकेट गिरने के बाद अब अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाए मगर वह यह नहीं कर पाए और नीतीश रेड्डी को क्रिस वॉक्स 66 ओवर की अंतिम गेंद पर खुद ही कैच आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 20 रन की पारी खेलकर आज नीतीश रेड्डी पवेलियन चले गए थे। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी आज के दिन टीम बैक टू बैक विकेट गंवाने लगी थी और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं जो मोमेंटम पहले बल्लेबाजी के पास था अब वह गेंदबाजी के पास शिफ्ट हो गया था और बैकफुट पर भारतीय बल्लेबाजी नजर आने लगी थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ऑलराउंडर थे और रविंद्र जडेजा उनसे पहले 79 ओवर में आकर जोश टंग को लो फुल टॉस गेंद को टारगेट करके तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव करके मिड ऑन फील्डर की तरफ से चौका लगा देते हैं और टीम अब अपने 361 रन पर पहुंच गई थी मगर फिर 91 ओवर लेकर जोश टंग आते हैं और वॉशिंगटन सुंदर को पहली गेंद पर जो रूट के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार वॉशिंगटन सुंदर 4 रन बनाकर चले गए और 363 रन पर टीम 7वां बड़ा विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप आते हैं तो फिर जोश टांग उनको आते ही अगली गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कर देते हैं। आकाशदीप अपना खाता नहीं खोल पाए और बैक टू बैक 2 बड़े विकेट भारतीय टीम ने 363 रन पर खो दिए थे और 8 विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं। अब यहां से जसप्रीत बुमराह के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह जडेजा का साथ निभाए और 1-2 रन से स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए मगर इसके बाद चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को भी जोश टंग क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस ओवर में 3 विकेट चले गए थे और 369 रन पर भारतीय टीम ने 9 बड़े विकेट खो दिए थे। अंतिम विकेट के रूप में अब मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं और मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा अंत में मिलकर कुछ शॉट खेलने की कोशिश करते हैं
और फिर पारी का 95 ओवर लेकर जब जोश टांग आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको दूसरी गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 11 रन के साथ टीम 383 रन बना चुकी थी और फिर पारी का 96 ओवर लेकर शोएब बशीर आते तो मोहम्मद सिराज को वह जोश टंग के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज भारतीय टीम को ऑल आउट कर देते हैं, जहां पर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 32 रन बनाए थे और 96 ओवर में भारतीय टीम ने सभी विकेट खोकर 386 रन बनाए थे और अब भारतीय टीम ने 405 रन की एक विशाल लीड बना ली है। ऐसे में अब इंग्लैंड को अगर भारतीय टीम से मुकाबला जीतना है तो 405 रन दूसरी पारी में बनाने होंगे। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 405 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इस चौथे दिन के आखिरी बची हुई कुछ ओवरों में विकेट ना खोने का एक बहुत ही बड़ा दबाव उनके ऊपर था और भारतीय गेंदबाजी को जितने हो सके उतने ज्यादा विकेट इस चौथे दिन हासिल करने थे। लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजी का डटकर सामना किया और एक भी गलती भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने नहीं करी। जैक क्रोली, जो पहले इनिंग में ज्यादा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, वह इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में जैक क्रोली ने 2 लगातार चौके मोहम्मद सिराज को लगा दिए थे और इस चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को एक भी विकेट लेने नहीं दिया और स्कोरबोर्ड पर 24 रन लगा दिए। अब इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम और निर्णायक दिन इंग्लैंड की टीम को 381 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं, तो वहीं भारतीय टीम को अभी भी इंग्लैंड के 10 विकेट इस मुकाबले को जीतने के लिए हासिल करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस चौथे दिन भारतीय टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाजों ने फिर से एक बड़ा इतिहास अपने नाम किया और लगातार 2 पारियों में 2 लगातार शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल की, जिन्होंने इस महामुकाबले में इस दूसरी पारी में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और एक और शतक अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत और केएल राहुल की इस चौथे दिन में विस्फोटक बल्लेबाजी और एक अद्भुत शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।